Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of February 2023. 8 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक ज़रूर करें वीडियो को, है ना। चलाने से पहले ही लाइक कर लिया करो, भूल जाते हो आप लोग, है ना, नहीं बोला जाए तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में हमारे ऐप की लिंक है, उसमें थोड़ा चेंजेस चल रहे हैं, हालांकि बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है ऐप का, तो 1-2 दिन और लगेगा और अच्छे तरीके से वो डिज़ाइन हो जाएगा। बट अभी आप उसको अगर मतलब लॉगिन करके एटलीस्ट अपना अकाउंट बना लें तो चीज़ें उसमें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन भी उसमें आ जाएंगे, जो अगर अपन लिया करेंगे ऐप्स के माध्यम से, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ डाउनलोड दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, युवा संगम पोर्टल वॉज लॉन्च रिसेंटली। युवा संगम पोर्टल कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, इसका एम क्या है। ऑप्शंस ये 4 आपके सामने है, पॉज करिए, आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने आपने सही किए। इसका आंसर है कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला, हाँ सी, कनेक्ट द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया, तो ये इसका आंसर करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज बीइंग यूज्ड इन द सेम डिनोमिनेशंस दैट पेपर करेंसी एंड कॉइन्स आर करेंटली यूज्ड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट अर्न्स इंटरेस्ट जस्ट लाइक मनी डिपॉजिटेड विद बैंक। तीसरा कह रहा है, द ई रूपी आर ऑफर्स फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट, सेफ्टी एंड सेटलमेंट फाइनलिटी। एंड फोर्थ कह रहा है, इट इज इशूड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही ऑप्शन, सही स्टेटमेंट्स है। पॉज करिए और बताइए कौन कौन से सही हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला तो बिल्कुल सही है कि ये उन्हीं डिनोमिनेशंस में जिसमें पेपर करेंसी कॉइन्स है। सेकंड, मैंने कल चीख के बताया था कि इंटरेस्ट नहीं अर्न करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये समझ लो राजा स्टेटमेंट है। इस पूरे ई रूपी के ऊपर अगर क्वेश्चन कभी भी आता है तो ये इंटरेस्ट अर्न करने वाली बात ज़रूर आएगी। और आप ये अगर याद रखते हैं कि इंटरेस्ट नहीं अर्न करता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखना, मेरी बात याद रखना, आपके दिमाग में घूमेगी। ई रूपी आर ऑफर्स फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट, सेटलमेंट, फाइनलिटी, सेफ्टी। यस, बिल्कुल सही है। एंड चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय द इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स। आरबीआई नहीं डायरेक्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करता, ये बैंक इंटरमीडियरीज, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बैंक्स होते हैं, उनके थ्रू ये होता है। तो चौथा गलत है। 1 और 3 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली अभी जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप न्यूज़ में थी। आपको बताना है इनके बारे में। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो पहला कह रहा है, इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर कार्बन ट्रेडिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू सपोर्ट द एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन प्रोटोकॉल वॉज लॉन्च्ड बाय G7 कंट्रीज एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस शर्म एल शेख। तो आपको बताने कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखो दोनों ही गलत है। पहली चीज़ तो, एक कार्बन ट्रेडिंग फैसिलिटी नहीं है कोई, ये कार्बन ट्रेडिंग फैसिलिटी नहीं है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो ट्रांजिशन कर सकें फ्रॉम कोल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज टू नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज। दूसरी चीज़, इसको लॉन्च किया गया था G7 के साथ, ये भी गलत है। इसको लॉन्च किया गया था अभी ग्लासगो में, ठीक है ना, COP26 में ग्लासगो में इसको लॉन्च किया गया था, ना कि शर्म एल शेख में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसको स्टार्ट जब किया था तो यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन ऐसी कंट्रीज ने स्टार्ट किया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पीआईबी के न्यूज़ आइटम्स बताता हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीआईबी भी। जो न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देख रहे हैं, बाकी लोग जो देख रहे हैं, आप लोग जिनका देख रहे हैं, वो आपको सिर्फ हाँ टाइम पास करा सकते हैं, मज़े लगवा सकते हैं। मज़े नहीं लगवा सकता, लेकिन मैं आपको हाँ काम की चीज़, आपके एग्जाम पॉइंट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बताऊंगा। तो पहली न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डेटा ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, फाओ स्टैट, यानी कि जो फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिकल डाटाबेस है, उसने भी डेटा दिया है कि इंडिया अब हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। तो 2021-22 के बाद इंडिया इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, दैट इज़ रैंक फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग 24% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। तो इंडिया जो है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 24% करता है। तो अभी अगर यूपीएससी पूछता है मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट कौन सी कंट्री कर रही है रिसेंटली, तो ये इंडिया कर रही है फाओ स्टैट का डेटा के अकॉर्डिंग।
ठीक है ना। पिछले 8 सालों में लगभग 51% का इंक्रीज देखने को मिला है मिल्क प्रोडक्शन में, एंड दैट इज़ द ब्यूटी। सेकेंड न्यूज़ जो है वो है 21-22 के दौरान इंडिया को जो रेमिटेंस आया है, इनवर्ड रेमिटेंस, वो आज तक का हाईएस्ट इनवर्ड रेमिटेंस है। इट इज़ हाईएस्ट एवर रेमिटेंस रिसीव्ड इन अ सिंगल ईयर। मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाइज अगर देखा जाए तो ये इंडिया का हाईएस्ट फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस है जो क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछता है कि मेजर रेमिटेंस कहाँ से आ रहा है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है यूनाइटेड स्टेट्स से आया है इस बार। उसके बाद यूएई से सबसे ज़्यादा आया है, थर्ड यूनाइटेड किंगडम से आया है ना। तो जो मेजर रेमिटेंस वाली कंट्रीज़ हैं वो आपका यूएसए, देन यूएई और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आया है, ठीक है ना। तो ये रेमिटेंस सबसे ज़्यादा यहाँ से आया है, फिर सिंगापुर से भी आया है, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। तो ये न्यूज़ हो गई। तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ जो है वो है टेली मानस स्कीम। तो याद रखिएगा 10 अक्टूबर 2022 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। 10 अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुई थी। टेली मानस बोलते हैं। टेली मानस का मतलब क्या था? मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो ये टेली मानस क्यों थी न्यूज़ में? क्योंकि कल अभी इसके बारे में रिव्यू दे रहे थे इसके जो मिनिस्टर हैं, है ना। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को होता है, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। 24/7 मेंटल हेल्थ सर्विसेज दिए जाएंगे, उसके लिए एक टोल फ्री नंबर निकाला गया था 14416, और लगभग 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। एंड निमहंस जो है बेंगलुरु में, और ट्रिपल आईटी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, उसके साथ जो है वो नोडल मेंटरिंग का काम करेगा, ठीक है ना। तो नोडल मेंटरिंग इंस्टीट्यूट की तरह ट्रिपल आईटी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर करेगा, ठीक है ना। तीसरी जो इसकी चौथी जो न्यूज़ है वो है गरिमा गृह स्कीम। तो यह लिखिए गरिमा गृह स्कीम। देखो गरिमा गृह स्कीम जो है इट इज़ बेसिकली फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सनस, इनके शेल्टर होम्स के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। गरिमा गृह आर बेसिकली शेल्टर होम्स फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सनस। ये पायलट बेसिस में स्टार्ट किया है रिसेंटली। लगभग 654 ट्रांसजेंडर पर्सनस हैव बेनिफिटेड थ्रू गरिमा गृह, एंड गवर्नमेंट एम्स टू सेट अप मोर सच गरिमा गृह फॉर द एज पर द गाइडलाइंस। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसने कोई अभी तक ऐसी चीज़ नहीं लिखी कि गरिमा गृह केवल ट्रांसजेंडर्स ही यूज़ करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये है ट्रांसजेंडर्स के बेनिफिट के लिए, है ना। बट अगर कभी कोई और जाए, अगर उसकी मदद मिल सकती है तो वहाँ पे गरिमा गृह से वो मदद ले सकता है। एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। एग्जिस्टिंग लिमिट टू फिक्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इनफ। अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिमिट जो है 8 लाख की लिमिट है। 8 लाख से नीचे के अगर लोग हैं तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और अगर 8 लाख से ऊपर की लिमिट है तो फिर वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और उनको जो ओबीसी के रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। तो वो दोबारा रीथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा गया है पार्लियामेंट में। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि उसको रीथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सही है। अब आप सबको पता होगा कि सीरिया और टर्की में अर्थक्वेक आया जिसमें लगभग 6000 लोगों की भी मौत हो चुकी है। तो नाउ दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ डिज़ास्टर। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो कि हुआ है, लेकिन अब नेचुरल इवेंट है, इसमें कैसे कर सकते हैं अपन। रिसेंटली ये जो अर्थक्वेक है उसने डैमेज किया है, एक न्यूज़ में आता है गाजियान्टेप कैसल। तो ये नाम लिख लीजिएगा, गाजियान्टेप कैसल। तो गाजियान्टेप कैसल जो है वो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट कैसल है वहाँ के इन द हिस्ट्री ऑफ टर्की। अगर आप देखेंगे तो इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड इन वेस्टर्न टर्की एंड द कैसल वाज बिल्ट इन द एरा ऑफ हिटाइट एम्पायर। तो वहाँ पे एक हिटाइट एम्पायर था। कभी आपसे कोई यही ना पूछ ले कि हिटाइट एम्पायर कहाँ से न्यूज़ में था, तो हिटाइट एम्पायर के टाइम के दौरान ये था वहाँ पे, ठीक है ना। एंड ये बेसिकली रोमन्स के द्वारा यूज़ किया जाता था एज अ वॉच टावर। रोमन्स इसको वॉच टावर के रूप में यूज़ करते थे। फिर ऑटोमन एम्पायर तक का इसमें यूज़ है इस कैसल में। एंड टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी इस कैसल ने काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले किया। तो गाजियान्टेप कैसल करके है जो याद रखेगा। बाकी आपको अर्थक्वेक का तो पता ही है ना कि अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे आपको पता है पी और एस वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं,
एल और आर वेव्स होती हैं ये सरफेस वेव्स होती हैं, ठीक है ना। पी और एस जो बॉडी वेव्स होती हैं ये आपको ये पता होगा कि पी वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की होती हैं, यानी कि वो साउंड वेव्स जैसी होती हैं, ये ट्रांसवर्स नेचर की रहती हैं, ठीक है ना। फिर पी जो है आपका वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से निकलता है, लेकिन जो आपका एस वेव है वो केवल सॉलिड से निकलता है, लिक्विड से बिल्कुल नहीं निकलता। तो ये भी आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ मैं। मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है कि रिक्टर स्केल होती है, और आपको पता है इंटेंसिटी के लिए मर्कैलीज स्केल होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर इट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो हम देख लेंगे, और उसके बाद नहीं तो हम एडिटोरियल में आएंगे सीधे। तो आते हैं एडिटोरियल में। अब यहाँ पे सबसे पहला एडिटोरियल है फिस्कल कंसोलिडेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजट। अब आप सबको पता है, देखो दो तीन चीज़ें हैं, ये टर्म समझ लो, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स से पूछ लिया जाए या ऐसे आपसे इस आर्टिकल के रेफरेंस पे नहीं पूछेगा। तो देखो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, समझ लेना इस बार, कि जो आपके फाइनेंशियल मतलब एक्सपेंडिचर है, जब आप उसको प्रून करते हो, मतलब उसको कम करने की कोशिश करते हो या उसको रेशनलाइज करने की कोशिश करते हो, मतलब आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करते हो। अब जब आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करोगे तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट कम होगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब वो पार्ट जो आपने अलग से बोरो किया है, व्हाट यू हैव बोरोड फ्रॉम अदर्स। तो जो आपका बोरोड अमाउंट है जब वो कम होगा, जब आपका फिस्कल डेफिसिट कम होगा, तब जाकर के कहीं वो कंसोलिडेशन कहलाएगा। देन दैट इज नोन एज योर कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन इज दैट, ठीक है ना। इसी को फिस्कल प्रूडेंस भी कई लोग बोलते हैं। फिस्कल प्रूडेंस मतलब कि जो चीज़ आप जरूरी वहीं खर्चा करें, जो चीज़ जरूरी नहीं है वो खर्चा ना करें। तो बजट में भी अगर आप देखेंगे तो प्रूनिंग कहीं ना कहीं की गई है। ऑथर ने कहा है कि आपको कंसोलिडेशन और ग्रोथ दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है ना। ऐसा नहीं है कि आप इतना कंसोलिडेशन कर दो कि ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि ग्रोथ अगर बढ़ानी होगी तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, आपको कैपिटल एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा इस बार के बजट में हमको 33% के आसपास का इंक्रीज दिखता है। कहां पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। द कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ नियरली 33%। तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखने 37% का इनफैक्ट इंक्रीज है। बजट में 37% का इंक्रीज दिया गया है। तो अब आप देखें कि ये एक्सपेंडिचर क्यों किया जा रहा है, ताकि ग्रोथ को इंक्रीज किया जा सके, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रोथ, है ना। इसके अलावा आपने देखा कुछ और मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि स्टेट्स को जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% के रेशियो तक की बात कही गई है। एंड 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन्स की फैसिलिटी दी जाएगी फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स इन 23-24, है ना। तो 2023-24 में कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए 50 साल के लिए लोन फ्री प्रोविजन किया जाएगा स्टेट्स के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ कंसोलिडेशन जो है कई जगहों पे कम भी किया गया है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट है ना। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट, हालांकि 2003 का एक्ट है ना, FRBM एक्ट। लेकिन FRBM एक्ट में भी हमको आपको पता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने की बात की जाती है, उसको कम करने के लिए बोला जाता है। एंड और इसमें FRBM में जो लिमिट है वो 3% की रखी गई है। 0.5 का एस्केप क्लॉज दिया गया है। हालांकि कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ गया था, और अभी तो गवर्नमेंट उसको 4.5% के लेवल पे लाने की बात कर रही है 2025-26 तक, लेकिन धीरे धीरे उसको एडजस्ट किया जाएगा टूवर्ड्स 3%। तो एक अच्छी चीज़ है फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल डेफिसिट के बीच, फिस्कल कंसोलिडेशन एंड ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस बनाने की बात जो है, लेकिन फाइनली वो कही गई है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल्स में। तो ये दूसरा एडिटोरियल जो है वो कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस के लिए है। तो ऑथर ने कहा कि रिसेंटली इंडिया जो है वो कनाडा के साथ अपने रिलेशंस को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द डिटीरियरेटिंग रिलेशनशिप ऑफ कनाडा एंड चाइना। क्योंकि कनाडा के रिलेशनशिप चाइना से डिटीरियरेट हो रहे हैं, इसलिए हम उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि कई चीज़ें हैं जो अभी भी कनाडा के साथ हमारी ठीक नहीं, जैसे कि वहाँ पर जो खालिस्तानी मूवमेंट और ये सब का सपोर्ट मिलता है वहाँ पे। तो दैट इज़ व्हाट वी आर नॉट वेरी हैप्पी ऑफ, वी आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ, एंड इस चीज़ को थोड़ा वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। तो एक ये इवेंट हो गया जो कि है इशू है। दूसरा, हमारे रिलेशन बहुत पहले से अच्छे नहीं रहे कनाडा के साथ। इनफैक्ट 1974 में जब हमारे यहाँ पहला पोखरण में टेस्ट हुआ, पोखरण 1 हुआ, उसके बाद से कनाडा ने ही हमारे साथ पहले रिलेशनशिप्स इंक्रीज़ करने की बात नहीं की। 2010 के बाद दोबारा थोड़ा हमने
रिलेशनशिप बढ़ाने की बात की है एंड 2018 से थोड़ा और स्पीड आया है इसमें, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स गुड थिंग, बट हाँ ये कुछ इश्यूज जो पेंडिंग है वो हैं अभी। आगे देखते हैं, अगला आर्टिकल है निग्लेक्टिंग द हेल्थ सेक्टर हैज़ कंसिक्वेंसेस। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो 3 चीज़ें जो हैं वो आप कभी मिस नहीं कर सकते। पहली चीज़ है आपकी हेल्थ, सेकंड चीज़ है आपकी एजुकेशन और थर्ड चीज़ है स्किल डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ें ही आपको एक ह्यूमन रिसोर्स बनाती हैं ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस बार का बजट देखो तो हेल्थ और एजुकेशन दोनों में ही आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपको कमी की गई है। द हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ यू विल फील दैट दे आर नॉट द प्रियोरिटी सेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट द प्रियोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, क्योंकि बजट डिटरमाइन करता है कि प्रियोरिटी क्या है। अब ऑथर ने कहा है कि यही आपको देखना है कि ये, हालांकि बजट में कुछ अच्छी चीज़ें की गई हैं, जैसे 80 करोड़ पुअर पीपल को फूड ग्रेन्स दिया जाएगा, 500 बैकवर्ड ब्लॉक्स डेवलप किए जाएंगे, हाउसिंग और एक्सेस टू हाउसिंग दी जाएगी आवास योजना के अंतर्गत, क्लीन वाटर टॉयलेट प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट थ्रू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो हेल्थ एंड एजुकेशन है वो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग सेक्टर है, वो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है। तो ऑथर का कहना है कि हेल्थ एंड एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया है। एंड नो कंट्री कैन गो फार इफ अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इलिटरेट और अनहेल्दी और मैलनरिश्ड। कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती है अगर उसकी पॉपुलेशन इलिटरेट है, उसकी पॉपुलेशन अनहेल्दी है, उसकी पॉपुलेशन मैल नरिश्ड है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ऑल द कंट्रीज दैट आर डेवलप्ड टुडे आर हैव इन्वेस्टेड वेल इन एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज आपको आज दिख रही हैं वो सारी वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है हेल्थ में, एजुकेशन में और न्यूट्रिशन में, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर देम एज वेल। इन द व्यू ऑफ द अबव द बजट इज डिसअपॉइंटिंग। अगर आप ये सारी चीज़ें देखें तो बजट डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टडी ने बताया कि 230 मिलियन इंडियंस हैं जो कि पॉवर्टी में सिड कर गए, चले गए इन द कोविड-19। एंड एसर रिपोर्ट कहती है कि अबिस्मल स्टेट ऑफ एजुकेशन इज़ देयर। अभी भी अगर आप पढ़ें तो असर रिपोर्ट कहती है कि क्लास 5 के स्टूडेंट क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ पा रहे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा अगर आप देखें, जो मैंने करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में पूरा आपको बता भी दिया है, तो अगर आप देखें तो एज्ड बिलो 5 अगर आप देखें, जो जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है उसमें 35.5% स्टंटेड है, 32.1% अंडर वेट है। फिर भी अगर आप देखें तो एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन का जो एक्सपेंडिचर है बजट में वो नियर स्टैगनेंट है, दैट इज नियर स्टैगनेंट, जबकि वो बढ़ना चाहिए था बट दैट इज स्टिल नियर स्टैगनेंट। दैट इज अ थिंग। डिसीज बर्डन हमारे इंडिया में अभी भी ज़्यादा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जेरियाट्रिक केयर, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, फिर भी हमारे यहाँ बजटरी एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है ना। और इसी कारण से हमारी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले ऑथर ने भी कहा कि देयर आर 3 मेजर फॉल्ट लाइंस। पहला, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, है ना, जो सिटीजन्स को नहीं मिलता है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, इस कारण से उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। सेकंड, अ ब्रोकन डाउन प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सिस्टम भी पूरा ख़राब है, कोविड में वो उसकी रियलिटी एक्सपोज हो गई थी। तीसरा, एब्सेंस ऑफ वेल इक्विप्ड एंड फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स टू कोप विद डिमांड। तो डिमांड के साथ कोप करने के लिए हमारे पास वेल फर्निश्ड, वेल इक्विप्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी नहीं है, मशीन्स भी नहीं इनफैक्ट, है ना। तो हमको ये सब चीज़ें इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है और तब जाकर के हमारा हेल्थ केयर सेक्टर सुधर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। द सागा ऑफ अ स्पाई बैलून इन यूएस एयर स्पेस। अब आपको पता है चाइनीज एक बैलून था, स्पाई बैलून लोगों ने इसका नाम दिया है। स्पाई बैलून क्या होते हैं? दे आर हाई एल्टीट्यूड, लिख लो, स्पाई बैलून हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस टूल्स होते हैं, ऑपरेट करते हैं 80,000 से 1,20,000 फीट के ऊपर, विच इज़ वेल अबव द क्रूजिंग एल्टीट्यूड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट। तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट की हाइट से भी ऊपर रहते हैं। दे गैदर इंटेलिजेंस एंड कैरी आउट मिलिट्री मिशंस इन एक्सपेंड, ये मिलिट्री मिशंस और इंटेलिजेंस कैरी करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो टिपिकली दे ऑपरेट हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस बैलून्स होते हैं, 80,000 फीट से 1,20,000 फीट के ऊपर रहते हैं। द स्पाइंग इक्विपमेंट में इंक्लूड कैमरा राडार, ये सब सोलर पावर्ड भी होते हैं ये। दे कैन बी गाइडेड टू टारगेट एरिया बाय चेंजिंग एल्टीट्यूड टू कैच डिफरेंट विंड करंट्स, अलग अलग विंड करंट्स के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाता है। दे आर वाइडली यूज्ड बाय द यूएस एंड सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड सेवरल स्पाई बलून्स हैव रिसेंटली फ्लोन ओवर द यूएस। एंड इसको इस बार जब ये जो था इसको उड़ा दिया गया था इसको, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
कार टी सेल थेरेपी। अब ये कैंसर ट्रीटमेंट की एक नई थेरेपी के बारे में है, कार टी सेल थेरेपी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब 3 मेजर फॉर्म्स के ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर के लिए। पहला है सर्जरी, सर्जरी लाइक रिमूव द कैंसर। दूसरा रेडियोथेरेपी, यानी कि आयनाइजिंग द रेडिएशन टू द ट्यूमर। एंड तीसरा है सिस्टेमिक थेरेपी। सिस्टेमिक थेरेपी मतलब मेडिसिन का यूज़ करके आप ट्यूमर के ऊपर एक्ट करवाते हो, तो ये सिस्टेमिक थेरेपी हो गई, ठीक है ना। अब सिस्टेमिक थेरेपी जो है वो है, उसके अंदर ही आपका कार टी सेल थेरेपी जो है वो न्यूएस्ट फॉर्म है सिस्टेमिक थेरेपी के अंदर, ठीक है ना। सिस्टेमिक थेरेपी का सबसे पहला वर्जन था कीमोथेरेपी, जो अभी तक होती थी। नेक्स्ट स्टेज आया फिर टारगेटेड एजेंट्स का यूज़ करना, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेज इज टारगेटेड एजेंट्स, टारगेटेड एजेंट्स डाले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ड्रग्स बाइंड करती हैं स्पेसिफिक टारगेट्स में ऑन द कैंसर, है ना, और ऑन द इम्यून सेल्स दैट हेल्प द ट्यूमर ग्रो और स्प्रेड। तो उन चीज़ों के ऊपर एक्ट करती हैं टारगेटेड मेडिसिन जो कि ट्यूमर को ग्रो करने में मदद करते हैं, फिर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तीसरा इसी का फॉर्म है अब कार टी सेल थेरेपी, याद रखिएगा। थर्ड इज कार टी सेल थेरेपी। व्हाट इज कार टी सेल थेरेपी? इट इज चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। कार टी सेल क्या है? चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपीज, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटम लीप इन द सोफिस्टिकेशन ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। इट रिप्रेजेंट अ सोफिस्टिकेशन इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। एंड अनलाइक कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी विच रिक्वायर्स मास प्रोड्यूस्ड इंजेक्टेबल और ओरल मेडिकेशन, कार टी सेल थेरेपीज यूज अ पेशेंट्स ओन सेल। तो कार टी सेल थेरेपी जो है पेशेंट्स की खुद की सेल यूज़ करते हैं, कोई बाहर से मेडिसिन नहीं डलती है। एंड दे आर मॉडिफाइड इन द लेबोरेटरी टू एक्टिवेट द टी सेल्स। वो सेल्स जो बॉडी की सेल्स हैं उनको लिया जाता है और उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर जो टी सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स के पार्ट हैं, वो एक्टिवेट हो जाएं और वो ट्यूमर से लड़ें, ठीक है ना। एंड फिर जब ये मॉडिफाइड सेल्स हैं ये दोबारा इन्फ्यूज़ कर दी जाती हैं पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में, उनको कंडीशनिंग करने के बाद, एंड ये फिर टारगेट के रूप में काम करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। इनको लिविंग ड्रग्स भी कहा जाता है। कार टी सेल थेरेपी को लिविंग ड्रग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है लिविंग सेल्स हैं, है ना, एंड दे आर नोन एज लिविंग ड्रग्स एज वेल। एंड कार टी सेल थेरेपी जो है पेशेंट के ब्लड को निकाला जाता है और टी सेल उससे लिए जाते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। एंड ये जो सेल्स होती हैं लेबोरेटरी में एक्सप्रेस करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन देयर सरफेस। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं, उनको बोलते हैं चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, कार चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये प्रोटीन एक्चुअली जो कि अलग से किया जाता है, एंड ये दे हैव एफिनिटी फॉर प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूमर सेल्स। ये जो कार होते हैं चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द ट्यूमर सेल्स एंड फिर उसके बेसिस पे ये डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो इंडिया रशिया कंटिन्यू टू इवॉल्व डिस्कशन ऑन द पेमेंट मैकेनिज्म। तो आप सबको पता है कि रशिया को स्विफ्ट के बाहर कर दिया गया। स्विफ्ट आप सबको पता है कि स्विफ्ट वो बैंकिंग्स में जो मैसेजिंग सर्विस है स्विफ्ट के थ्रू होती है, मतलब एक बैंक अप्रूव करता है फिर वो मैसेज के माध्यम से दूसरा बैंक अप्रूव करता है, तब जाकर ट्रांजैक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो वो स्विफ्ट के माध्यम से होता है। लेकिन स्विफ्ट से अब रशिया को तो हटा दिया गया है। तो रशिया में क्या हो रहा है कि रुपया और रूबल डील कर रहे हैं, रशिया रुपये एंड रूबल डील हो रही है। एंड यहाँ पे रशिया का ये कहना है कि बैंक्स बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, इंडियन बैंक्स आर टू मच कॉशियस, एंड इसी कारण से जो डील है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो ज़्यादा नहीं हो पा रही है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द रशियंस, है ना। दे आर सेइंग दैट कि इंडिया इज़ वे टू कॉशियस, एंड इसी कारण से ये डील नहीं हो पा रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऑयल स्टिल नीडेड। अब यह एक्चुअली 2000 जो COP28 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो इस बार कहाँ होने वाला है, वो होस्ट करेगा UAE। तो COP28 कौन होस्ट करेगा? UAE होस्ट करेगा। और UAE में ये भी बोल रहे थे कि देखो डीकार्बनाइज करो, लेकिन बिल्कुल ऑयल को रिमूव नहीं कर सकते, ऑयल को रिप्लेस नहीं कर सकते। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं लग रही। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।